सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स संपर्क और ब्रिक्स प्लस संवाद में भाग लिया। इसमें ब्रिक्स तथा अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका के आमंत्रित देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स संगठन से अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनने का आह्वान किया। अफ्रीका के साथ भारत की भागीदारी का उन्होंने उल्लेख किया और एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका की विकास यात्रा में उसे समर्थन देने के भारत के संकल्प की पुष्टि की। आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित की गई है। कल शाम नई दिल्ली में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष के नेता ने बताया कि आर माधवन निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। आर माधवन ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है। अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया है। श्री नेता ने बताया कि आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के आवास पर ईडी द्वारा छापेमारी के एक दिन बाद दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में कल केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर सबको प्रताड़ित कर रही है। श्री बघेल ने यह भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि केंद्रीय एजेंसी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों की जगह चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कल लखनऊ पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी सीबीआई बुलडोजर से उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। स्वतंत्रता सेनानियों तमिलनाडु के पूर्व गृह मंत्री पी कक्कन के जीवन पर आधारित तमिल फिल्म कक्कन को तमिलनाडु सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 4 वर्षों बाद छात्रसंघ चुनाव होने जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रसंघ चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। 12 सितंबर नामांकन की अंतिम तिथि एवं 22 सितंबर को चुनाव की तिथि के रूप में घोषित किया गया है। इससे पहले विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव वर्ष 2019 में करवाए गए थे। फिटे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए शतरंज ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा रमेश बाबू की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, हमें फिटे विश्व कप में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्रज्ञानंदा पर गर्व है। उन्होंने अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया और फाइनल में जॉर्जिया मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उनके आगामी टूर्नामेंटों के लिए उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित और विरल जल प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू करने के बाद चीन ने जापान से समुद्री भोजन के सभी आयात को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इस प्रतिबंध से जापान के मछली पकड़ने के उपयोग पर बड़ा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और इससे चीन और जापान के द्विपक्षीय संबंधों में और गिरावट आ सकती है। जानी मानी अभिनेत्री सीमा देव का कल निधन हो गया। वे 83 वर्ष की थी। उन्होंने आनंद, कोशिश और कोड़ा कागज जैसी फिल्मों में अभिनय किया। सीमा देव मराठी सिनेमा की भी सशक्त अभिनेत्री थी। बड़ी खबर की, राहुल गांधी ने लद्दाख से बीजेपी को सीधी चुनौती दी है। यह चुनौती बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव जीतेगी। तो कैसे राहुल के इस बयान से दबाव में आई बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल ने बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है और अब बीजेपी एक के बाद एक चुनाव हारेगी। उन्होंने बीजेपी के उन नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो कांग्रेस के डाउनफॉल की बात करते थे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि कर्नाटक में कौन जीता, कर्नाटक में किसकी सत्ता थी, किसका डाउनफॉल हुआ, हिमाचल प्रदेश में किसका डाउनफॉल हुआ। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव है। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी के इस दावे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अब बीजेपी का डाउनफॉल चल रहा है, हम हर जगह उन्हें हराएंगे। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और कांग्रेस की विचारधारा से बीजेपी लड़ नहीं पाएगी। राहुल गांधी ने अपनी कारगिल यात्रा के फोटो भी शेयर किए हैं, जिसमें वो सेना के जवानों के साथ नजर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन तस्वीरों के कैप्शन में कांग्रेस सांसद ने देश की सरहदों की रक्षा करने वाले इन वीर जवानों की सराहना की है। राहुल गांधी ने लिखा है, हमारी सीमाओं पर भारत माता के बहादुर बच्चे खड़े हैं। भारत माता की खातिर ये किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी आंखों में एक बार देखना, उनसे एक बार बात करना या उनके जीवन की एक झलक आपको जीवन भर के लिए प्रेरित करने के लिए काफी है।
राहुल गांधी ने इस दौरान कारगिल में स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। राहुल गांधी ने कहा कि आजकल लद्दाख के फैसले देश की ब्यूरोक्रेसी ले रही है, लद्दाख की जनता नहीं। यहाँ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि लद्दाख से सुंदर जगह दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ कहीं भी चले जाइए, हर जगह अपने आप में खास है। लद्दाख के लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ देश और बाहर से लोग आते हैं और यहाँ के लोग उनका बड़े चाव से स्वागत करते हैं। राहुल के बयान ने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। मुश्किल में तो छत्तीसगढ़ सरकार भी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों को लेकर जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें हर राज्य में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में हर सर्वे में भूपेश बघेल की सरकार फिर से बनती दिख रही है, जिसके बाद अब राज्य में केंद्रीय जांच एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के सहयोगियों पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी बीजेपी की घबराहट का एहसास करा रही है, क्योंकि चुनाव से पहले तमाम एजेंसियों के सर्वे बता रहे हैं कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है। इस बीच ईडी की छापेमारी को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी आईटी ऐसे एम्पायर हैं जो बीजेपी के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर की भूमिका में खेल रहे हैं। उन्होंने ईडी को चुनौती देते हुए कहा, अगर ईडी में हिम्मत है तो वो छापेमारी का हिसाब बता दे। बघेल ने कहा कि अगले कुछ महीनों में आयकर के 200 से 250 कर्मियों की एक टीम पूरे छत्तीसगढ़ में छापेमारी करेगी। जैसे जैसे वो अधिक छापेमारी करेंगे, उनकी सीटें कम होती जाएंगी। छत्तीसगढ़ सरकार को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जुलाई 2020 में झारखंड चुनाव हारने के बाद बीजेपी ने इसकी शुरुआत की। 2.5 साल से वो चुप थे, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही फिर से एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय पर पत्रकार वार्ता में बघेल ने कहा कि अगर ईडी को किसी को पकड़ना ही था तो देश के बाहर के लोगों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ राजनीतिक एंगल देखा और अधिकारी किस में फंस सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ईडी के और कार्यकर्ता यहां आकर उन्हें परेशान करेंगे ताकि वो काम ना कर पाएं। इस बीच भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार विनोद वर्मा ने भी ईडी की छापेमारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईडी को कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ परेशान करने की कोशिश हो रही है। ईडी को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी लगातार सवालों में हैं। सवाल तो मणिशंकर अय्यर ने भी उठाए हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर तंज कसा है। उन्होंने नरसिम्हा राव को देश का पहला बीजेपी पीएम करार दिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिशंकर अय्यर की आत्मकथा मेमोयर्स ऑफ अ मैवरिक द फर्स्ट 50 इयर्स में कई बड़े खुलासे किए हैं। अय्यर ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राजीव गांधी की तारीफ की है तो पीवी नरसिम्हा राव को हिंदूवादी सोच वाला पीएम बताया है। अय्यर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदूवादी सोच वाले पहले पीएम नहीं थे, बल्कि राव हिंदूवादी सोच वाले देश के पहले पीएम थे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि राव बीजेपी के पहले पीएम थे। अय्यर ने कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखने चाहिए। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने में मनमोहन सिंह के समय पर बहुत काम हुआ था, लेकिन मोदी सरकार में तो पिछले 9 साल से बातचीत ही पूरी तरह से बंद है और आगे भी होती नहीं दिख रही है। जब भी पड़ोसी देश की बात आती है तो हमारे पास उनके साथ बैठने तथा किसी पाकिस्तानी से बात करने की हिम्मत नहीं होती, जबकि मनमोहन सिंह ने दिखाया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करके वो कश्मीर पर 4 सूत्रीय समझौते पर पहुंच सकते थे। अय्यर ने कहा कि जब तक हम पाकिस्तान के साथ मुद्दों को सुलझाने में सक्षम नहीं होते, मुझे डर है कि पाकिस्तान हमारी गर्दन का बोझ बना रहेगा। हम कभी भी दुनिया के विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे, इसलिए दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। अय्यर ने राजीव गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि सच कहूं तो राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और कुछ समय बाद ही वो उस समय की परिस्थितियों के चलते देश के पीएम बन गए, तो मेरा उनके बारे में अच्छा विचार नहीं था, लेकिन जल्द ही मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी, क्योंकि राजीव गांधी ने बहुत शानदार काम किया था, लेकिन अयोध्या में शिलान्यास उनकी बड़ी भूल थी। शायद उनके सलाहकारों ने सही सलाह नहीं दी थी। मणिशंकर अय्यर के इस बयान से सियासी तापमान बढ़ गया है, तो ईवीएम को लेकर सियासी तापमान बीजेपी सांसद ने बढ़ा दिया है। तेलंगाना में विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी सांसद डी अरविंद ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वोट किसी को भी दे, जीतेगा तो मोदी ही। इस बयान के बाद बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की है। तेलंगाना में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं, तो वहीं अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। इस बीच तेलंगाना से बीजेपी सांसद डी अरविंद की टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दे, लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत तेज हो गई है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं भारत राष्ट्र समिति ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। सांसद डी अरविंद कुमार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार को वोट देंगे तो भी मैं ही जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ को वोट देंगे तो भी कमल जीतेगा।
मिलेगा। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही। डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता के कविता ने बीजेपी पर निशाना साधा। केसीआर की बेटी के कविता ने कहा वो चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने कहा अशोक विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने कहा अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से शक होता है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान से पहले ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता ही अगर ये कहे तो चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ जाता है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इस बयान और ईवीएम पर क्या कहता है। क्या ईवीएम के सहारे ही बीजेपी जीत की जुगत लगा रही है? बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि शी जिनपिंग और पीएम मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन में हुए आमने सामने में क्या हुआ? क्या चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी ने शी जिनपिंग से सवाल किया है? देखते हैं ये रिपोर्ट। साउथ अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच कुछ सेकंड की बातचीत भी हुई, लेकिन दोनों नेताओं ने किस मुद्दे पर चर्चा की, इस पर किसी भी पक्ष की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इससे पहले नवंबर 2022 में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ने इंडोनेशिया में हुई G20 समिट में बातचीत की थी, लेकिन इस बातचीत का खुलासा 8 महीने बाद हुआ था। ऐसे में उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका में दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई उसका खुलासा शायद जल्द हो जाए। देशवासियों की नजरें इस बात पर हैं कि क्या पीएम मोदी ने जिनपिंग से चीन घुसपैठ का मुद्दा उठाया? क्या उन्होंने चीनी सैनिकों को अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में लौटने को कहा है? सीमा विवाद पर दोनों के बीच क्या बातचीत हुई? मोदी जिनपिंग मुलाकात के खुलासे का देश इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रिक्स समिट में जो सबसे बड़ा फैसला हुआ वो इसके विस्तार से जुड़ा हुआ है। अगले साल जनवरी से ब्रिक्स में शामिल देशों की संख्या 5 से बढ़कर सीधे 11 हो जाएगी। इसमें 6 नए देशों को शामिल करने का फैसला किया गया, जिसमें अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE, मिस्र, इथियोपिया और ईरान शामिल है। ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के परमानेंट सदस्य बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि पहले फेज की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनने का निमंत्रण दिया गया है। चीन के मुद्दे पर पीएम मोदी की खामोशी विपक्ष के आरोपों को और पुख्ता करती है। इधर योगी के मंत्री पर भी बड़ा आरोप लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार धर्मपाल सिंह अपने बयान की वजह से नहीं बल्कि अपने काम से चर्चा में है। मंत्री जी की ट्रेन ना छूट जाए इसलिए उन्होंने जो काम किया उससे योगी सरकार ही मुसीबत में दिख रही है। तो क्या है मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पर सत्ता का रसूख सवार है। जूतों में कीचड़ ना लग जाए, कपड़े भीग ना जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर चढ़ाने का ड्राइवर को हुक्म दे दिया। मंत्री जी की गाड़ी हॉर्न बजाते हुए लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन के अंदर दाखिल हुई और सीधे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। मंत्री जी की गाड़ी से बचने के लिए प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच भगदड़ जैसे हालात बन गए। यात्री अपना सामान लेकर इधर उधर दौड़ने लगे। यात्रियों को क्या पता था कि मंत्रियों ने दिखावे के लिए ही लाल बत्ती हटाई है। सत्ता का नशा तो अभी मंत्रियों के दिमाग में भरा हुआ है। हालांकि मंत्री जी का रुतबा ऐसा था कि जिन पुलिस वालों को उनकी गाड़ी को रोकना था, लेकिन वो भी सलामी ठोकने में बिजी हो गए। थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई और मंत्री जी सवार होकर चले गए। ना तो उनके कीमती जूते खराब हुए और ना ही कपड़े। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई से लोग मुश्किल में हैं, जहां सत्ता पक्ष कार्रवाई का समर्थन करता है। ऐसे में अखिलेश यादव का तंज सीधे योगी सरकार पर है। उन्होंने मंत्री धर्मपाल सिंह की आड़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाया।